नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे 8 जुलाई के एडिटोरियल सेशन की। आइए करते हैं स्टार्ट। द हार्डर द कॉन्फ्लिक्ट द मोर ग्लोरियस द ट्रायम्फ। संघर्ष जितना ज़्यादा है, संघर्ष जितना कठिन है, सफलता उतनी ही बेहतरीन मिलेगी। तो अगर संघर्ष का दौर चल रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सफलता भी नज़दीक है। आशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। यहाँ पर आज हमने एक बैच स्टार्ट किया है द हिंदू एडिटोरियल का, जहाँ पर आपको 2 तरह के विकल्प दिए गए हैं। आप चाहें तो 1 साल के लिए जुड़ सकते हैं, आप चाहें तो 3 मंथ्स के लिए जुड़ सकते हैं। 3 मंथ्स वाले कोर्स की फीस नेक्स्ट वीक से इंक्रीज कर दी जाएगी। तो ये एक अंतिम मौका रहेगा आपके लिए कि आप 249 में इस बैच को ज्वाइन कर लें। तो इस तरह के बैचेस आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे क्लोज टेस्ट पैराजम्बल का कोर्स भी है, ग्रामर बूस्टर भी है और काफ़ी सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज का एडिटोरियल है डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट। एक बार फिर से LAC की बात हम करेंगे, भारत और चाइना की बात हम करेंगे, भारत और चाइना के बीच जो क्लैश हुआ था गैल्वन वैली से, उसकी बात हम करेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। बस आप एंड तक सेशन को देखिएगा, ज़रूर से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करते चलें। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए, एक वर्ड तो आपको इस हेडलाइन में मिल रहा है, डिसएंगेजमेंट। देखो, 2 तरह के वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं जब से ये जो क्लैश हुआ है। आपने 2 वर्ड्स को बार बार में देखा होगा न्यूज़पेपर में। एक वर्ड आपने देखा होगा डिसएंगेजमेंट और एक वर्ड देखा होगा डीएस्केलेशन। डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या है? डिसएंगेजमेंट का मतलब है जो सेनाएं वहाँ पे मतलब जुटी हुई हैं। भारत की सेना भी वहाँ पे LAC पर है, काफ़ी बड़ा जमावड़ा है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में सैनिक मौजूद हैं चाइना के भी। तो उस डिसएंगेजमेंट का मतलब ये हो गया सेना का पीछे हट जाना। ठीक है। डी एस्केलेशन का मतलब है तनाव की स्थिति है तो उस तनाव की स्थिति को कम करना। तो इस तरह से याद रखिएगा, अगर कोई ट्रुप है पीछे हटती है तो उसको डिसएंगेजमेंट कहा जाएगा। और डी एस्केलेशन का मतलब तनावपूर्ण स्थिति का कम हो जाना, तनाव का कम हो जाना, उस स्थिति को बोलेंगे डी एस्केलेशन। तो डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट का मतलब है ये दिन है कौन से डिसएंगेजमेंट के? ये दिन है सेना के पीछे हटने के। तो अभी अजीत डोवाल के द्वारा बात किए जाने के बाद 2 किलोमीटर तक चाइना की सेना पीछे हटी है, उसी के बारे में आर्टिकल है। और अब किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एक बार पीछे हट जाए तो दोबारा से रीऑक्यूपाई की कंडीशन ना आए, फिर से कब्जा करने की स्थिति ना आए, फिर से चाइना की सेना या भारत की सेना वहाँ पे इस प्रकार से मोबिलाइज ना हो, इस बारे में आपको ये आर्टिकल बताएगा। तो इस फर्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें तो जो रेड कलर में है वो सब के सब आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं। जो नए बच्चे मैं उनको बता रहा हूँ, पुराने बच्चों को पता है। जो भी रेड कलर में हाईलाइट है, जो अंडरलाइन पार्ट है, वो सब सब्जेक्ट हैं। जो भी ब्लू कलर में है उसका आपको नीचे मिल जाएगा कि उसके सिनोनिम्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, आफ्टर 2 months ऑफ स्टैंड ऑफ अलोंग द LAC, तो LAC के सहारे सहारे, LAC के सहारे सहारे, अलोंग के साथ में विद भी लगता है, अलोंग अकेला भी आता है। विद तब लगता है जब 2 व्यक्ति या 2 वस्तुएं एक दूसरे के पैरेलल चलती है, गतिशील स्थिति में होती है, तो अलोंग विद लगता है। अगर कोई एक स्थिर वस्तु है और उसके आप समानांतर या पैरेलल चलते हैं, मूव करते हैं, तो उसके लिए अलोंग लगाते हैं। तो कह रहा है कि 2 महीने के, आफ्टर 2 months का मतलब 2 महीने के बाद। 2 महीने किसके? स्टैंड ऑफ के। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या है? तो नीचे आप देख सकते हैं स्टैंड ऑफ का मतलब क्या दे रखा है। स्टैंड ऑफ से मतलब है डेडलॉक, स्टेलमेट, स्टैंड स्टिल, इम्पास। ये सब हम देख चुके थे, गतिरोध को बोलते हैं। तो 2 महीने गतिरोध की स्थिति रही, कहां पर? LAC पर। उसके बाद न्यूज, अब एक न्यूज आई है। क्या न्यूज है? देखिए, न्यूज सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हम देखेंगे और इंडिया और चाइना का जो वर्ब है वो आपको ये आर दे रखा है। ठीक है। तो भारत और चाइना आर डिस्कसिंग, वो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। न्यूज ये है कि भारत और चाइना डिस्कस कर रहे हैं क्या? अ फुल डिसएंगेजमेंट, की पूर्ण रूप से सेना वहां से हटा ली जाए। डिसएंगेजमेंट मैंने क्या बताया? ट्रुप का हटा दिया जाना, सेना की टुकड़ियां जो वहां पे लगी हुई हैं वो सब हट जाना, उसको बोलेंगे डिसएंगेजमेंट। तो यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट हो तो इस न्यूज का मस्ट बी वेलकम रिलीफ। ये जो मस्ट बी है ये इसी के लिए आ रहा है, न्यूज की वर्ब है। ये जो न्यूज है वो एक वेलकम रिलीफ होनी ही चाहिए, एक स्वागत योग्य, एक राहत होनी चाहिए, एक राहत की सांस देने वाली न्यूज होनी चाहिए, ये कहना चाहता है। बात समझ में आ गई? आप ये मत सोचिएगा कि मस्ट बी वेलकम्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि बी आ रहा है तो वर्ब की 3rd फॉर्म करें। यहाँ पे वेलकम जो है वर्ब रूप में दिया ही नहीं इसने। ठीक है। ये रिलीफ का एडजेक्टिव रूप में इसने यूज किया है, इसलिए यहाँ पे वेलकम्ड नहीं किया गया है। बात समझ में आ रही है?
रिपीट कर देता हूं कि 2 महीने का गतिरोध था LAC पर, फिर न्यूज आई कि भारत और चाइना डिस्कस कर रहे हैं, पूर्ण डिसएंगेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरीके से सेना को हटाने की तैयारी कर रहे हैं, मस्ट बी वेलकम रिलीफ, ये एक स्वागत योग्य राहत होनी चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? अब देखिएगा यहां पे आगे दे रखा है बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाई कॉशन, लेकिन इट के लिए आपको दे रखा है वर्ब मस्ट बी टेम्पर्ड। टेम्पर क्या होता है तो नीचे देखिएगा, मॉडरेट, मिटिगेट, पैलिएट, एलेविएट, कम करना या संतुलित करना, इसे कहा जाता है टेम्पर। तो कह रहा है बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड, लेकिन इस बात को बड़ी सावधानी से संतुलित किया जाना चाहिए, बड़ी सावधानी से इससे कह सकते हो कम किया जाना चाहिए। अनटिल ऑल डिटेल्स ऑफ द प्लान, कब तक? अनटिल का मतलब होता है जब तक कि न। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि अनटिल और टिल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का मतलब तक होता है, दोनों समय के लिए लगते हैं कि उस समय तक, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नोट नहीं आता है। जब नेगेटिव चीज की जरूरत हो तो अनटिल लगा सकते हैं। टिल जो है वो नेगेटिव के साथ नहीं लगता है, नेगेटिव कंडीशन में नहीं लगता है। बात समझ में आ गई? अगर वाक्य नकारात्मक जाए तब आपको टिल नहीं लगाना है, अनटिल लगाना है। अदरवाइज आप अनटिल टिल में से कोई सा भी यूज करें। अनटिल जो है कई बार आपको नजर आएगा टिल के स्थान पर भी, याद रखिएगा अनटिल समय के लिए यूज किया जाता है। तो कह रहा बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड, लेकिन इस बात को आप कहें कि मॉडरेट मान लेना चाहिए। इस बात को मतलब ऐसे कोई ज़्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है और इसको मॉडरेट कैसे करें? क्वेश्चन के द्वारा सावधानी बरती जाए। अनटिल ऑल डिटेल्स ऑफ द प्लान, कब तक ऐसा करें? जब तक कि सारी डिटेल्स जो है इस योजना की, ये प्लान कौन सा है? ये प्लान डिसएंगेजमेंट का है, इसलिए प्लान से पहले द का प्रयोग है। टू बी एस्केलेट ट्रूप्स, है ना, टू डी एस्केलेट ट्रूप्स। तो ये जो योजना है कौन सी? डी एस्केलेट ट्रूप्स, मतलब सेना को हटाने की, सेना को कम करने की, तनावपूर्ण स्थिति को कम करने की, एंड टेंशंस और परेशानियों को डी एस्केलेट करने की, आर क्लियर। अगर ये डिटेल्स क्लियर जब तक नहीं होती हैं तब तक इसको आप थोड़ा सा मॉडरेट करके रखें, थोड़ा सा आप इसको कम करके समझें, ये कहना चाहता है। तो ये रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पे एक तो चीज़ कह रहा है कि LAC पर 2 महीने तक गतिरोध की स्थिति बनी रही, उसके बाद एक न्यूज़ आती है कि भारत और चाइना डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? कि पूर्णतया वो सेना को हटा लेंगे, ये एक वेलकम रिलीफ होना चाहिए। फिर कह रहा है कि लेकिन ये बात बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाई कॉशन, लेकिन बड़े सावधान होकर रहने की जरूरत है। यहाँ पे पूर्ण सावधानी बरते जाने की जरूरत है और सावधानी के द्वारा टेम्पर किए जाने की जरूरत है। इस कंडीशन को टेम्पर का मतलब मॉडरेट किए जाने की, मतलब संतुलित रूप से इसे समझे जाने की जरूरत है। कब तक? जब तक कि जो योजना है ट्रूप्स को डीएस्केलेट करने की या फिर टेंशन को डीएस्केलेट करने की, तनावपूर्ण माहौल को कम करने की, ये जो योजना है वो जब तक वो मतलब कहें कि ये सारी डिटेल्स इस योजना की सारी डिटेल्स क्लियर नहीं हो जाती, तब तक इस चीज़ को कम से कम आप मॉडरेट करके ही रखें, मॉडरेट करके ही माने। ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत इस पर नहीं है। एक बात आप समझ सकते हैं कि डिस्कस दिया हुआ है। काफ़ी बार एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, डिस्कस और डिस्क्राइब। कौन कौन से वर्ड हैं? एक तो डिस्कस है, एक डिस्क्राइब है। इन दोनों के साथ याद रखिएगा कि डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ में आपको अबाउट नहीं लगाना होता है। जनरली एग्जाम में जब प्रश्न आता है इसका तो इन दोनों के साथ में अबाउट दिया जाता है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो गलत हो जाएगी। डिस्कस और डिस्क्राइब में किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती इफ दे हैव बीन यूज्ड एज वर्ब्स, अगर इनका प्रयोग किस रूप में किया गया हो? क्रिया के रूप में। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे कहना चाहता है कि द conversation between the special representatives India's NSA Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi on Sunday, which led to the announcement, has given hostilities a necessary pause. कॉन्वर्सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट है। कॉन्वर्सेशन का मतलब हो गया बातचीत। अब आपका एक प्रश्न उठना चाहिए कि सर यहाँ पे द कॉन्वर्सेशन क्यों लगाया गया है? तो द कॉन्वर्सेशन इसलिए है कि आगे इसको डिस्क्राइब किया गया है, बातचीत जो हुई थी भारत के मतलब विशेष प्रतिनिधियों के बीच में, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि जो देश का प्रधान है, प्रमुख है, जैसे कि भारत से नरेंद्र मोदी जी नहीं गए, वहाँ से शी जिनपिंग जो है वो नहीं आए हैं। यहाँ पे मतलब ना तो जिनपिंग आए ना भारत के मोदी जी गए। भारत के मोदी जी ने भेजा अजीत डोवाल को और जिनपिंग ने भेजा किसको? फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव्स कहा। तो कह रहा है कि बातचीत हुई विशेष प्रतिनिधियों के बीच, और बातचीत किस किस के प्रतिनिधियों के नाम बताए हैं कि भारत की तरफ से तो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कहलाता है। अजीत डोवाल इनका नाम तो आप सब जानते होंगे, और चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी, ये दोनों मतलब इन दोनों के बीच बातचीत हुई, ये प्रतिनिधि थे भारत और चाइना की तरफ से। कब की बात है? संडे को बात हुई। विच लेड टू द अनाउंसमेंट,
और इसी कारण से ये अनाउंसमेंट हुआ। कौन सा? कि डिसएंगेज किया जाएगा, ट्रुप्स को हटाया जाएगा। इसी चीज ने, ये जो विच है ये उस कॉन्वर्सेशन के लिए है। इस बातचीत के कारण यहां पे परिणाम क्या निकला? लेड टू जो है वो लीड की सेकंड फॉर्म है, और मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको कि लीड टू को आप बराबर रख के देखिए, रिजल्ट इन के बात आपको वही मिलेगी जो लीड टू में है। आप इसको बराबर रख के देखिए कोज में, आप इसको बराबर रख के देखिए ट्रिगर में, ठीक है, या फिर इसको बराबर रख सकते हैं गिव राइज टू। बात एक ही है सबके सब, सभी का मतलब है कि परिणाम ये निकला है ना, इसका परिणाम ये निकला, इस रूप में परिणित होना। ये सारे के सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में आप ले सकते हो। तो कह रहा है कि दोनों के बीच जो बातचीत हुई और जिस बातचीत के कारण ये अनाउंसमेंट हुआ, अब अनाउंसमेंट से पहले द आ रहा है क्योंकि ये अनाउंसमेंट निश्चित हो गया, हमें पता लग गया कौन से अनाउंसमेंट की बात है। ये अनाउंसमेंट वही है जब हमने कहा कि भाई डिसएंगेजमेंट की बात ये सोच रहे हैं, है ना, तो ये अनाउंसमेंट वही है। हैज़ गिवन हॉस्टिलिटीज, अब कॉन्वर्सेशन के लिए लग रखा है हैज़। अब इस बातचीत ने क्या किया? हैज गिवन हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटी दुश्मनियां, हॉस्टिलिटी दुश्मनी होती है, हॉस्टाइल दुश्मन होता है, हॉस्टिलिटी नाउन है, नाउन का प्लूरल बन सकता है, तो हॉस्टिलिटीज किया। ये हैज गिवन हॉस्टिलिटी नेसेसरी पोज। तो इस बातचीत ने, जो कि अजीत डोवाल और वांग यी के बीच बातचीत हुई है, इस बातचीत ने जो दुश्मनियां चल रही है उसको एक आवश्यक विराम दिया। पोज यहां पे नाउन रूप में है और नेसेसरी यहां पे एडजेक्टिव रूप में है, ठीक है। और ए लगा हुआ है आर्टिकल, तो आर्टिकल के बाद में कितने शब्द हैं दैट यू हैव टू काउंट। पहला शब्द है एडजेक्टिव, दूसरा शब्द है नाउन। बात समझ में आ गई यहां तक? आगे देखिएगा, व्हाइल द स्टेटमेंट्स मेड इन न्यू दिल्ली एंड बीजिंग वर नॉट आइडेंटिकल इन लैंग्वेज। अब देखो, व्हाइल से जब स्टार्ट करते हो तो ये कंजंक्शन की स्थिति में है। पहली बात तो अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच पता करें तो व्हाइल एक कंजंक्शन है, और इसका मतलब ये होगा कि जब दो उपवाक्य हैं, दोनों उपवाक्य एक दूसरे से विपरीत चलेंगे। व्हाइल यहां पे यद्यपि का अर्थ देगा, ऑल्दो या दो का मीनिंग देगा। तो कह रहे यद्यपि जो स्टेटमेंट्स न्यू दिल्ली और बीजिंग में दिए गए, वक्तव्य जो दिए गए, स्टेटमेंट्स दिए गए, वो आइडेंटिकल नहीं थे भाषा में। अगर भाषा की बात करें तो अलग अलग स्टेटमेंट थे। भारत ने कुछ अलग यहाँ पे कन्वे किया, चाइना ने कुछ अलग कन्वे किया। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी, बीजिंग चाइना की राजधानी। वर नॉट आइडेंटिकल, वर जो है वो इस स्टेटमेंट्स को देखकर है। आइडेंटिकल का मतलब एक समान, तो सिमिलर, एकिन, अलाइक, मैचिंग, पैरेलल, ये सब होते हैं इसके सिनोनिम्स। इसका मतलब है एक समान। तो कह रहा है कि यद्यपि जो बातें की गई हैं, भारत के द्वारा जो स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, चाइना के द्वारा जो स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, दोनों में समानता नहीं है भाषा आधार पे बात करें तो। फिर भी कह रहा है कि दे लार्जली कन्वेड ए कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है अकॉर्ड या अग्रीमेंट। या तो आप कर सकते हो अकॉर्ड या फिर आप कर सकते हो अग्रीमेंट, मतलब सहमति को बोलते हैं, ठीक है। फिर भी दे लार्जली कन्वेड, दे यहां पे किसके लिए? स्टेटमेंट्स के लिए। लार्जली का मतलब बड़े स्तर पर, कन्वेड का मतलब कन्वे करना, भेजना, ठीक है। अ कॉन्सेंसस मतलब सहमति। टू रिस्टोर पीस मतलब शांति बहाल करना, रिस्टोर का मतलब फिर से बहाल करना। एंड ट्रैंक्विलिटी, मैंने कहा था पीस और ट्रैंक्विलिटी का फर्क बताया था किसी एक एडिटोरियल डिस्कशन में, फिर बता देता हूं। पीस का मतलब है कोई डिस्टरबेंस से मुक्ति, ठीक है, कोई परेशानी व्यवधान है उससे मुक्ति को पीस बोलते हैं। और बौद्धिक स्तर पर शांति है, मेंटल स्तर पर शांति है, उसको ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। तो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को यूज किया जाता है पेयर वर्ड के रूप में एट द एलएसी, मतलब एलएसी पर। तो कह रहे यद्यपि दोनों ने जो वक्तव्य दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो भाषाई आधार पर तो समान नहीं थे, फिर भी ये जो स्टेटमेंट्स थे उन्होंने एक बात, बिल्कुल मोटा मोटी एक बात यहाँ पे कन्वे की है कि यहाँ दोनों ही देश चाहते हैं, दोनों ही देश शांति बहाल करने पर सहमत हो गए हैं। एट द एलएसी, कहाँ पर? एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू सी देयर अग्रीमेंट्स कैरीड आउट। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, एकम्प्लिश करना, फुलफिल करना, पूरा करना या फिर लागू करना, इस प्रकार के अर्थ देगा कैरीड आउट। द नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम, विल बी होगा, टू सी देखना, देयर अग्रीमेंट्स उनकी सहमति जो है वो कैरी आउट हो, उसका पालन हो। जो भी अग्रीमेंट बना है इनकी पालना हो, ये देखना पड़ेगा। एंड टू इंश्योर, और इंश्योर करना पड़ेगा। इंश्योर के लिए आप याद रखेंगे कि एक इंश्योर वर्ड होता है, एक INSURE इंश्योर होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन इंश्योर है। एक अश्योर होता है, ये जो ऊपर वाला है ये सुनिश्चित करना है, इंश्योर। इंश्योर बीच वाला है, इसका मतलब बीमा करना है। अश्योर का मतलब विश्वास दिलाना है, आश्वस्त करना है, आश्वासन देना है। तो कह रहा है कि अगला स्टेप क्या होगा कि उनके अग्रीमेंट जो हैं दोनों देशों के वो कैरी आउट हों, ठीक है, मतलब वो
कैरी आउट हो, मतलब पालना की जाए उन एग्रीमेंट्स की, और ये सुनिश्चित करना दैट चाइनीज ट्रूप्स विड्रॉ एज प्रोमिस्ड ऑन ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स डिस्कस्ड, और ये भी सुनिश्चित करना कि चाइना के जो सैन्य टुकड़ियां हैं, ट्रूप्स हैं, वो विड्रॉ करें, वो मतलब यहां से पीछे हटें। अब चाइनीज ट्रूप्स को देखकर यहां पे विड्रॉ का प्रयोग है, चाइनीज ट्रूप्स पीछे हटें, विड्रॉ करें। अब विड्रॉ के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे, मैंने कुछ सिनोनिम्स डाले हुए हैं आज के लेक्चर में। विड्रॉ एज प्रोमिस्ड, जैसा कि वादा किया गया है, ऑन ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हैं, उनमें से हर एक पॉइंट पर पीछे हटे। डिस्कस्ड मतलब वो पॉइंट जिस पर डिस्कशन हुआ है, जिस पर चर्चा हुई है। रिपीट कर देता हूं, तो अगला स्टेप क्या होंगे? अगला स्टेप है, एक तो यहां पे देखना पड़ेगा कि भाई एग्रीमेंट जो हुए हैं उनको पालना हो उसकी। दूसरा, ये सुनिश्चित किया जाए कि चाइना के जो टुकड़ियां हैं, सैन्य टुकड़ियां हैं, वो विड्रॉ करें, वहां से पीछे हटें, जैसा कि वादा किया गया है। कहां से पीछे हटें? तो 3 पॉइंट्स जो डिस्कस किए गए हैं उनमें से हर एक पॉइंट पर हटे, और उन पॉइंट्स के नाम बता रखे हैं। गैल्वन में सेना है, वहां पे हॉट स्प्रिंग्स, ये हॉट स्प्रिंग जो है आईटीबीपी के द्वारा ऑपरेट होता है ना, भारत और तिब्बत की जो सीमा है ना, वहां पे ये आईटीबीपी के द्वारा ऑपरेट होता है, हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र और गोगरा। इन तीनों क्षेत्रों से वहां उनकी सेना हट जाए, ये बात यहां पे देखनी पड़ेगी। अगला स्टेप ये होगा। आगे करा, दिस इज इजियर सेड देन डन, दिस को देखकर इज है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। इजियर सेड देन डन जो है वो एक फ्रेज है, इसका मतलब है कहना आसान है, करना मुश्किल है। ठीक है, तो दिस इज इजियर सेड देन डन, ये कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। एज इट वॉज ड्यूरिंग ए डिसएंगेजमेंट वेरिफिकेशन ऑपरेशन बाय द इंडियन ट्रूप्स, जैसा कि इट वॉज, ऐसा मतलब यह था, इट सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है। जैसा कि ऐसा हुआ था कि ड्यूरिंग ए डिसएंगेजमेंट वेरिफिकेशन, डिसएंगेजमेंट का मतलब वही सेना को हटाना, वेरिफिकेशन का मतलब सत्यता की जांच करने का तरीका, वेरीफाई करने का प्रोसेस। तो भारत की सेना जो है, इंडियन ट्रूप्स जो है, उसके द्वारा वेरिफिकेशन ऑपरेशन जब चलाया जा रहा था, भारत की सेना जब देख रही थी कि क्या वास्तव में चाइना के सैनिक पीछे हट चुके हैं, ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रही थी, तभी क्या हुआ था, गैल्वन क्लैश इज बिलीव्ड टू हैव अकर्ड। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि गैल्वन क्लैश जो है वो अकर हुआ था। अब आप पूछोगे कि हैव कैसे लगाया, वो टू का कारण है, टू के साथ में V0 लगता है, बेस फॉर्म लगती है, तो हैज तो बेस फॉर्म होती नहीं है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में। बेस फॉर्म या V0 से मतलब है ऐसी क्रिया जिसके साथ में आप ING लगा सकते हो, तो हैज के साथ तो ING लगा नहीं सकते, हैव के साथ लगा सकते हो, तो टू को देखकर हैव है। ये इज बिलीव्ड है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, कि जो गैल्वन क्लैश है, गैल्वन में जो लड़ाई हुई थी, क्लैश का मतलब झगड़ा है ना, ये स्कफल है, लड़ाई है, तो फाइट है। तो गैल्वन क्लैश जो हुआ था, जैसा कि विश्वास है कि भाई ये गैल्वन क्लैश हुआ था, अकर का मतलब घटित होना है ना, ट्रांसपायर कह सकते हो। तो गैल्वन क्लैश जैसा कि विश्वास है कि हुआ था, उस समय हुआ था जब भारत की सैन्य टुकड़ियां वेरीफाई कर रही थी कि क्या वहां पे चाइना की सेना पीछे हट चुकी है, तो वहां पे ऐसा हो गया था। इसीलिए लेखक ने कहा कि कहना आसान है, करना मुश्किल है, कि ठीक है अग्रीमेंट की बात आप कर रहे हो, ठीक है चाइना भी कह रहा है कि हम पीस और ट्रैंक्विलिटी यहां पे रिस्टोर करना चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में चाइना ऐसा करेगा, क्या चाइना वास्तव में पीछे हटेगा? आफ्टर दिस, इसके बाद सिमिलर एक्सरसाइजेज विल हैव टू बी अंडरटेकन। सिमिलर एक्सरसाइजेज, ऐसी ही चीजें, सिमिलर एक्सरसाइजेज का मतलब ऐसी ही एक्सरसाइजेज, विल हैव टू बी अंडरटेकन। विल हैव टू तब लगता है जब आपको यह कहना हो कि ऐसा करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि आई शैल हैव टू टीच यू ए न्यू टॉपिक, मुझे एक नया टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ही विल हैव टू रीथिंक ओवर दिस प्लान, उसे दोबारा सोचना पड़ेगा इस योजना पर। तो विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो काम दोबारा मतलब करना पड़ेगा, अंडर कंपल्सन है, बाध्यता है। तो कह रहा है इसके बाद में सिमिलर एक्सरसाइज विल हैव टू बी अंडरटेकन, ऐसी ही एक्सरसाइजेज, ऐसी ही चीजें करनी पड़ेगी। अंडरटेक का मतलब अपने हाथ में लेना या अपने तहत कोई काम करवाना, उसे कहते हैं। तो ऐसी ही एक्सरसाइज कौन सी, जो डिसएंगेजमेंट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो करनी पड़ेगी फॉर अदर पॉइंट्स अलोंग द LAC। किसके लिए? अन्य पॉइंट्स के लिए भी। 3 पॉइंट तो गिना दिए कि गोगरा में, गैल्वन में, और वो जो एक और हॉट स्प्रिंग वाला क्षेत्र है, वहां से डिसएंगेजमेंट होगा, वहां से चाइना अपनी सेना को पीछे हटाएगा। ऐसी ही एक्सरसाइजेज जो और पॉइंट्स हैं, अदर पॉइंट्स हैं LAC के पैरेलल, वहां से भी करना पड़ेगा, उन चीज़ों को भी अंडरटेक करना पड़ेगा, ये एक्सरसाइजेज करनी पड़ेगी वहां पे। ठीक है, अब एक्सरसाइजेज सब्जेक्ट है तो विल हैव टू बी अंडरटेकन, ये वर्ब हो गई। आगे देखिएगा, ये पैसिव वॉइस भी है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है। डिसएंगेजमेंट एंड डी-एस्केलेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय डिफाइंड एंड पॉइंट्स फॉर ट्रूप्स टू विड्रॉ टू।
to ensure they do not reoccupy positions vacated. डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन, दोनों बातें समझा दी मैंने कि डिसएंगेजमेंट होता है वो सेना का पीछे हटना होता है, डीएस्केलेशन का तनावपूर्ण माहौल का कम होना होता है। तो दोनों चीज़ें जो हैं इसको एकम्पनी किया जाना चाहिए। एकम्पनी का मतलब इस चीज़ के साथ में ये भी हो जाना चाहिए। ये पैसिव वॉइस हो गया। मस्ट का प्रयोग बाध्यता के लिए करते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और होनी चाहिए, बाय डिफाइंड एंड पॉइंट्स, कि यहाँ पे एंड पॉइंट्स भी डिफाइन करो। एंड पॉइंट्स का मतलब आप किस मतलब बिंदु तक पीछे हटोगे, वो एंड पॉइंट हो गया, है ना। अंतिम बिंदु कौन सा है जहां तक पीछे हटेगी सेना, वो भी डिफाइन करो। फॉर ट्रूप्स टू विड्रॉ टू, किसके लिए, सेना के लिए। किस लिए, टू विड्रॉ मतलब वापस लौटने के लिए, टू मतलब उस पॉइंट तक। तो एंड पॉइंट्स के लिए टू आ रहा है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने का फर्क है। बाकी एंड पॉइंट्स यहाँ पे मंजिल होगी कि किन अंतिम बिंदुओं तक पीछे हटेगी सेना, ये भी यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए। टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दे डू नॉट रीऑक्यूपाई पोजीशंस वैकेटेड, की ये जो सेनाएं हैं भारत और चाइना की, दे डू नॉट रीऑक्यूपाई। रीऑक्यूपाई मतलब फिर से अधिकार करना, फिर से कब्जा जमाना, फिर से वहीं पर इकट्ठा हो जाना, वो फिर से कहीं पोजीशंस अपनी ना ले ले, वो पोजीशंस जो कि वैकेट की जा रही है, जो कि खाली की जा रही है। तो जो खाली स्थान छोड़कर जाएंगे ये खाली कर देंगे जगह को, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से उस पे जाके जम जाएं। इसलिए यहाँ पे ये भी डिफाइन करो कि ये एंड पॉइंट्स हैं, इससे आगे हम नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे ये LAC, ठीक है, इधर भारत इधर चाइना। अब कह रहा है कि भारत की सेना जो है वो यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, ये एंड पॉइंट हो गया। चाइना की सेना है वो यहाँ तक आ जाएगी, ये एंड पॉइंट हो गया। तो ये एंड पॉइंट निश्चित करो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा यहाँ से यहाँ पे आ जाएं आप, ये यहाँ से यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। ये एंड पॉइंट्स निश्चित होने चाहिए। आगे देखिए, मंडेज स्टेटमेंट्स हैव आल्सो सेट आउट ए कोर्स ऑफ एंगेजमेंट्स। दीज इंक्लूड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पार्लेज, मीटिंग्स ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स एंड फर्दर टॉक्स बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स। मंडेज स्टेटमेंट्स का मतलब मंडे को जो भी स्टेटमेंट्स सामने आए हैं, मंडे को जो भी वक्तव्य सामने आए हैं, हैव ऑल्सो सेट आउट, उन स्टेटमेंट्स ने हैव ऑल्सो सेट आउट, इन्होंने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, सेट आउट कर दिया है। सेट आउट का मतलब देखिए, एम्बार्क, सेट ऑफ, बिगिन या स्टार्ट आउट, शुरुआत करना। तो इन स्टेटमेंट्स ने शुरुआत कर दी है कोर्स ऑफ एंगेजमेंट। कोर्स का मतलब रास्ता, एंगेजमेंट का मतलब है, एंगेजमेंट का मतलब हो गया कि आप साथ में मिलकर काम करोगे। डिसएंगेजमेंट तो वहां है कि चाइना की सेना हटानी है, भारत की सेना वहां से हटनी है, वो तो डिसएंगेजमेंट है। और एंगेजमेंट का मतलब है कि साथ मिलकर काम करेंगे, कुछ एंगेजमेंट दिखाई देगा, दोनों देश साथ में आएंगे, उसको एंगेजमेंट कहा गया है। तो मंडे के जो स्टेटमेंट सामने आए हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी है एक रास्ते की। कौन सा रास्ता, कौन सा मार्ग, एंगेजमेंट्स का रास्ता, कि कुछ सीमाओं मतलब कहते हैं कुछ बिंदुओं पर यहाँ पे दोनों देशों के बीच में एंगेजमेंट देखने को मिलेगा, दोनों देश साथ में मिलकर काम करेंगे। तो सेट आउट हमने देख लिया। ऑल्सो का प्रयोग भी देख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद में है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो मैन वर्ब से पहले हो जाता, ठीक है। दीज इंक्लूड, अब ये दीज जो है वो एंगेजमेंट्स की बात है कि किन किन बिंदुओं पर दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे, तो उसमें शामिल है, दीज को देखकर प्लूरल वर्ब है। डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पार्लेज, उसमें शामिल है एक तो कूटनीतिक और सैन्य। पार्लेज का मतलब क्या होता है, मीटिंग्स। पार्लेज का मतलब देखिए, मीटिंग, समिट, डिस्कशन, इसको बोलते हैं पार्ले। मतलब कहें कि मीटिंग, समिट, डिस्कशन मतलब बातचीत कह सकते हो, शिखर वार्ता कह सकते हो, ये सब। तो इन एंगेजमेंट्स में शामिल है कि कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत होगी, सैन्य स्तर पर मुलाकात होगी इनकी। मीटिंग्स ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म, और साथ में मीटिंग्स होगी किसकी, वर्किंग मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म का मतलब एक प्रकार का सिस्टम होता है, वर्किंग मैकेनिज्म का मतलब कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पे तैयार किया जाएगा, किसके लिए, ताकि कंसल्टेशन, ताकि चर्चा हो सके, कोऑर्डिनेशन, ताकि सहयोग हो सके, और इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, किस पर, भारत चाइना जो बॉर्डर वाले मामले हैं, सीमा वाला मामला है उस पर, एंड फर्दर टॉक्स, और आगे बातचीत हो सके। फर्दर और फार्दर का मतलब आपको पता होना चाहिए, फर्दर और फार्दर। फर्दर जो होता है इसका मतलब होता है आगे, और फार्दर का मतलब होता है दूर, ठीक है। फर्दर का आगे, फार्दर का दूर, और आगे की बातचीत बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, विशेष प्रतिनिधियों के बीच में होती रहे, ये सब शामिल है एंगेजमेंट्स में। तो मंडे के जो डिस्कशंस हुए, मंडे के जो स्टेटमेंट्स सामने आए हैं, उन्होंने एक यहाँ पे मार्ग खोल दिया है, एक रास्ता इख्तियार किया है, किसके लिए, एंगेजमेंट्स के लिए। एंगेजमेंट्स मतलब दोनों देश मिलकर साथ में कुछ पॉइंट्स पर आएंगे। कौन से पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स में शामिल है डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पार्लेज, सैन्य और
कूटनीतिक स्तर पर बातचीत या मीटिंग्स किस स्तर पर, मीटिंग की ऐसा वर्किंग मैकेनिज्म बने, ऐसा सिस्टम तैयार हो जिससे कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन को रास्ता मिले, ताकि चर्चा हो, सहयोग हो, किस बात पर, भारत चाइना बॉर्डर वाले मामलों पर, और आगे बातचीत हो किस पर, विशेष प्रतिनिधियों के बीच में। आगे देखिए, द गवर्नमेंट शुड इन्फॉर्म द कंट्री। अब कह रहा है गवर्नमेंट को कंट्री को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये यहां पे एक सजेशन है लेखक का, शुड सजेशन के लिए आता है। तो सरकार को यहां पे देश को सूचित करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए अबाउट द प्रोग्रेस, कि क्या प्रगति है, क्या आप कितना आगे बढ़ गए हैं इस चीज में, इस प्रोग्रेस के बारे में, एज वेल एज कंसीडर्ड मेजर्स, और साथ साथ में उन स्टेप्स के बारे में, मेजर्स का मतलब होता है स्टेप्स, उन स्टेप्स के बारे में जो कि कंसीडर्ड हैं, कंसीडर्ड का मतलब जो सोचे विचारे हुए स्टेप्स हैं, सच एज बफर जोन्स, जैसे कि बफर जोन्स है। बफर जोन का मतलब होता है न्यूट्रल एरिया, जहां पर कोई भी सेना अपने तैनात नहीं करता है। ऐसा क्षेत्र, जैसे भारत और चाइना की बात कर रहे हैं तो वहीं पर मान लो, तो ऐसा क्षेत्र भी है जहां ना भारत की सेना जाती है ना चाइना की सेना आती है, वो बफर जोन है ना, जो मतलब एक प्रकार से मिलिटराइज्ड जोन नहीं होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे सूचित करना चाहिए सरकार को कि देश को बताए कि भी प्रोग्रेस क्या है आपकी इस मामले में, और साथ साथ में वो सोचे विचारे हुए स्टेप्स के बारे में बताए, जैसे कि बफर जोन है, पेट्रोलिंग फ्री पीरियड है, कि ऐसे पीरियड के बारे में बताए कि जब पेट्रोलिंग करनी नहीं पड़ेगी, गश्ती करनी नहीं पड़ेगी। ये पेट्रोल और पेट्रोल का पता होना चाहिए आपको। ये जो पेट्रोल है PATROL, ये तो वो ईंधन है जो हम बाइक में, गाड़ी में ये सब डलवाते हैं, और ये पेट्रोल है, ये गश्ती करना, चौकसी करना, निगरानी रखना। ठीक है, क्राइम पेट्रोल आपने देखा होगा, एक सीरियल आता था, बड़ा ही फेमस सीरियल रहा है, शायद आपने देखा हो, तो ये पेट्रोल उससे संबंधित है। एंड द रीजंस फॉर द डिसीजन टू पुल बैक, और बताना चाहिए रीजंस, कारण। रीजन के साथ में फोर लगता है, यह बात याद रखिएगा, रीजन के साथ में फोर लगता है, कोज के साथ में ऑफ लगता है, कई बार कोज के साथ में फोर भी लगता है, कभी हम बात करेंगे जब बीच में आएगा कोज। रीजन के साथ में फोर लगता है, यहाँ फिलहाल याद रखिए। और उन कारणों के बारे में बताइए कि डिसीजन जो लिया है आपने पुल बैक करने का, विड्रॉ करने का, वो कारण क्या है जिससे आपने डिसीजन लिया है पुल बैक करने का, इंडियन ट्रूप्स को, भारतीय सेना को पीछे हटाने का निर्णय लिया है। इन द एरियाज ऑफ डिसएंगेजमेंट, कहां पर, उन क्षेत्रों में जहां पे डिसएंगेजमेंट की बात आप कर रहे हो, जहां पे आप बात कर रहे हो सेना को पीछे हटाने की। पुल बैक का मतलब क्या है, विड्रॉ है, रिट्रीट है, ड्रॉ बैक है, पुल आउट है। वापस हटने को बोलते हैं, पीछे हटने को बोलते हैं पुल बैक। देखो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मैं हालांकि अपने विचार थोपता नहीं हूं किसी चीज़ में, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि देश को बताए कि सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, देश को बताए कि क्यों पीछे हटाया है, देश को बताए ये सब है, ठीक है, देश जानना चाहता है, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन इस तरह की बातें देश को बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है। ठीक है, ये बातें देश मतलब ठीक है, देश को संभालने के लिए सरकार है, देश को संभालने के लिए सेना है, हम आम नागरिकों का कर्तव्य भी है कि हम भी देश के लिए अच्छे काम करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश को हर इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा करने मात्र से आजकल केवल फेसबुक की जो एक लड़ाई होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं नागरिक। केवल फेसबुक पर और ट्विटर पर इस तरह के मैसेजेस देखने को मिलते हैं, भड़काऊ चीज़ें देखने को मिलती हैं, और कुछ नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता नहीं कि देश को बताने की ज़रूरत है। फिर भी चलो, जो लिख रखा है वो बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उसको देश को इन्फॉर्म करना चाहिए प्रोग्रेस के बारे में, और एज वेल एज कंसीडर्ड मेजर्स, जो भी सोचे विचारे हुए कदम हैं उन बारे में, कि जैसे बफर जोन्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो बताओ, पेट्रोलिंग फ्री पीरियड के बारे में क्या सोचते हैं वो देश को सूचित करो, और यहाँ पे वो कारण बताओ कि आपने निर्णय क्यों लिया भारतीय सेना को पीछे हटाने का उन क्षेत्रों से जहाँ पे डिसएंगेजमेंट की बात आप कर रहे हो। आगे देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स, गवर्नमेंट को यहां पे कंटिन्यू करना ही चाहिए, मस्ट ऑल्सो कंटिन्यू। देखिएगा, ऑल्सो जो शब्द आ रहा है यहां पे, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है। ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है। इज, एम, आर, वॉज, वर जो बी के रूप होते हैं उनके भी बाद में होता है। ये काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं और सटीक बैठता है हर बार, इसलिए आप इसको रूल बता दीजिए, क्योंकि मेजोरिटी ही रूल है। याद रखिए, जितनी चीजें बार बार में देखने को मिलेगी वही रूल बन जाता है, बाकी आपको ऐसा नहीं होता कि रूल यही मानना पड़ेगा। अगर हम कोई चीज को बार बार में देख लेते हैं वो रूल बन जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिया था एक शाम वाले बैच में, जो हमारे पेड यूजर्स उनको बताया था मैंने, कि एक अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है, आपने अगर हम लोग 135 करोड़ भारतीय हैं और उन 135 करोड़ में से 10 करोड़ 20 करोड़ भारतीय एक ही रूल को फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए कि वो 10-20 करोड़ के यूज़ करने से वो रूल बन जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी ही रूल है। इसीलिए ये चीज़ हमने बार बार में देखी है, तो हमने समझ लिया कि ऑल्सो का प्रयोग कैसे होता है। तो कह रहा है गवर्नमेंट को यहां पे कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्या, टू वर्क टुवर्ड्स,
काम करना पड़ेगा। टुवर्ड्स का मतलब की ओर। देखो टुवर्ड्स और टू में फर्क होता है, टुवर्ड्स और टू में फर्क होता है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं टू, तो टू का मतलब तो यहां आएगा, और टुवर्ड्स का मतलब केवल इस ओर, ये बताने के लिए है। ये किस मंजिल पर पहुंचेगा ये पता नहीं होता है, ठीक है। इसमें मंजिल तय नहीं होती है और टू के अंदर मंजिल तय होती है। ये फर्क होता है टू और टुवर्ड्स में। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे काम करना पड़ेगा, मस्ट आ रहा है इसलिए बाध्यता है, जरूर से काम करना पड़ेगा। किसकी ओर काम करना पड़ेगा? जो इसके स्टेटेड गोल है, उन लक्ष्यों के लिए जो सरकार के स्टेटेड गोल हैं, जो सरकार ने बताए हैं, स्टेट किए हैं, बताए हैं सरकार ने कि हमारे लक्ष्य ये हैं, उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब लक्ष्य कौन से हैं? लक्ष्य है ऑफ रिस्टोरिंग द स्टेटस क्वो एंटे। स्टेटस क्वो एंटे का मतलब होता है पूर्व स्थिति जो है उसको वैसा का वैसा रखना। जैसे मान लो ये क्लैश हुआ, गैल्वन क्लैश हुआ, या फिर यहाँ पे बिल्डअप हुई सेना, यहाँ आपने देखा कि बहुत सारी सेना का एंगेजमेंट हुआ। इससे पहले के हालात जो थे, मैं अप्रैल की बात अगर करूं तो अप्रैल में हालात सामान्य थे, उससे पहले की बात करूं तो सामान्य हालात थे। तो उन हालातों की बात कर रहा है, उनको बहाल करने की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे ANTE वर्ड नहीं होता तो स्टेटस क्वो का मतलब होता है आज की स्थिति, जो यथास्थिति बनी हुई है उसकी बात करेगा। एंटे का मतलब है पहले वाली यथास्थिति जो पहले के टाइम पे थी वो। तो यहाँ पे देश के सरकार का लक्ष्य क्या है इसने खुद ने बताया था, स्टेटेड गोल है इसका। स्टेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, गोल यहाँ पे नाउन का काम करेगा। इसका खुद का लक्ष्य था, इसने खुद ने बताया था कि हम चाहते हैं कि ये जो पहले वाली स्थिति है, पूर्व स्थिति है, उसको बहाल किया जाए। और द पोजीशन ऑफ ट्रुप्स, और साथ में यहां पे जो पोजीशन ऑफ ट्रुप्स हैं, सैन्य टुकड़ियों की जो स्थिति है उसको बहाल किया जाए टू द सिचुएशन इन अप्रैल, ठीक है। और कहां कैसी कंडीशन तक बहाल करना है? जैसी स्थिति अप्रैल में थी उस स्थिति तक लेकर जाना है, वैसी ही कंडीशन फिर से हमें रखनी है। वहां पे सामान्य हालात बहाल करने हैं, ये लक्ष्य था। तो इसके लिए सरकार को यहां पे काम करना पड़ेगा बिफोर द मोबिलाइजेशन बिगिन। और ये अप्रैल वाली कंडीशन कौन सी है? ये वो स्थिति है जब मोबिलाइजेशन शुरू नहीं हुआ था। मोबिलाइजेशन का मतलब सेना जमा होनी शुरू हो गई थी, उसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन। सैन्य टुकड़ियों का जमा होना शुरू हो जाना बहुत बड़ी संख्या में मोबिलाइजेशन कहलाता है, गतिशीलता कहलाती है। तो जब गतिशीलता यहाँ पे शुरू हुई थी, जब सैन्य टुकड़ियां वहां पे जमा होनी शुरू हुई थी, और अप्रैल की स्थिति जब जमा होनी शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले की जो कंडीशन थी ना, वैसी कंडीशन में लाने का सरकार का जो लक्ष्य है उसकी और उसके लिए काम करना पड़ेगा। या फिर क्या है? एल्स। एल्स मतलब अन्यथा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एट ले, या फिर मोदी जी के जो कड़े शब्द थे, स्ट्रॉन्ग वर्ड थे, कहां पर? लेह में। लेह में गए थे, आपने देखा था, न्यूज चैनल्स में भी देखा था, वहां पे सैनिकों को संबोधित किया था प्रधानमंत्री जी ने। तो इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कहे थे लेह में पिछले सप्ताह, विल हैव लिटिल मीनिंग, उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मैंने ये क्यों पढ़ा कोई अर्थ नहीं निकलेगा? क्योंकि लिटिल दे रखा है। लिटिल से पहले ना तो ए है और ना ही द है, इसका मतलब लिटिल जो है वो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। आप इसको नेगेटिव में काउंट कर सकते हैं, तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वरना इन कड़े शब्दों का अगर सरकार उस स्टेटेड गोल की ओर, या जो लक्ष्य जो निर्धारित किए हैं सरकार ने, जो बताए हैं कि हमारा लक्ष्य ये है, उसकी ओर काम नहीं किया। तो आगे देखिए, विद डिसएंगेजमेंट अंडर वे। तो ये कह रहा है कि डिसएंगेजमेंट अब चल रहा है, अंडर वे का मतलब प्रगतिशील है। आपने देखा होगा कई बार रोड पे लगा होता है कि, है ना, जैसे रोड पर कोई सड़क कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कहते हैं उसके अंदर अंडर प्रोग्रेस। तो अंडर वे, अंडर प्रोग्रेस का मतलब प्रगतिशील है, काम चल रहा है। तो ये कह रहा है कि विद डिसएंगेजमेंट अंडर वे, तो डिसएंगेजमेंट का काम चूंकि चल रहा है तो देयर आर अदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स, तो उसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अब ये अदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्रिया है, सॉरी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है, इसकी क्रिया जो है वो आर है, क्योंकि देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है। तो कह रहा है कि चूंकि डिसएंगेजमेंट वाला काम तो चल ही रहा है, प्रगतिशील है, प्रगति की ओर अग्रसर है, तो फिर कुछ और भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है टू कंसीडर, मतलब सोचने विचारने के लिए, समझने के लिए। कंसीडर का मतलब यहाँ पे मानना, सोचना, कंसीडर करना। तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, महत्वपूर्ण कदम हैं जो सोचने हैं, विचारने हैं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हुआ है, द LAC हैज सीन सच कैजुअलिटीज, कि LAC ने ऐसी कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज का मतलब डेथ्स कह सकते हो, कि इतने यहाँ पे सैनिक शहीद हुए भारत की तरफ से, और वहाँ चाइना के सैनिक जो मारे गए हैं, तो इतने कैजुअलिटीज यहाँ पे देखी है LAC पर, ऐसा पहली बार हुआ है ना। इन 4 डिकेड्स, इन ओवर 4 डिकेड्स, 4 दशकों से अधिक समय गुजर गया है। 4 डिकेड्स 40 साल, ओवर का मतलब इससे भी अधिक समय, तो 4 दशकों से अधिक समय में ऐसा पहली बार हुआ है। एक बात समझा देता हूं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड टाइम, ऐसा कुछ भी हो तो वहां पे हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, याद रखिएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, ऐसा कुछ भी हो तो कौन सी फॉर्म लगेगी? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। जबकि इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, अगर ऐसा होगा तो सेकेंड फॉर्म लगती है। यही बात याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज टाइम हो या फिर इट इज अबाउट टाइम हो,
इट इज़ अबाउट टाइम हो या फिर इट इज़ हाई टाइम हो। इट इज़ हाई टाइम का मतलब होता है शुभ समय होना या फिर एप्रोप्रिएट टाइम होना। इन तीनों के साथ में तो हम लगाते हैं कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। जबकि ये जो है दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम इसमें लगाते हैं हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो कह रहा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ था, द LAC हैज़ सीन सच कैजुअलिटीज, कि LAC ने ऐसी कैजुअलिटीज देखी है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि हैज की जगह हैड आना चाहिए था क्योंकि पास्ट में है ये। अगर ये इज लगा रखा था होता तो यहाँ पे हैज लगाते, चूंकि वॉज लगा रखा है पास्ट में तो हैड आना चाहिए कि ऐसी कैजुअलिटीज देखी थी यहाँ LAC ने। फिर कह रहा है कि द गवर्नमेंट्स कैन नॉट पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब होता है एक तरफ रख देना, तो इसको आप कह सकते हैं इग्नोर करना है, इग्नोर करना, उपेक्षा करना, ठीक है। तो कह रहा है कि एंड द गवर्नमेंट्स कैन नॉट पुट असाइड, और जो सरकारें हैं वो मतलब इग्नोर नहीं कर सकती। पुट का मतलब रखना, असाइड का एक तरफ। अगर आपने कोई चीज को एक तरफ रख दिया इसका मतलब उसको इग्नोर कर रहे हो, उसकी उपेक्षा कर रहे हो, उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। और सरकारों को, सरकारें इसलिए क्योंकि भारत सरकार और चाइना सरकार दोनों की बात कर रहा है कि इनको दरकिनार मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए द वायलेंट गैल्वन क्लैश। किस चीज को, जो ये हिंसक गैल्वन क्लैश हुआ है, गैल्वन वाली जो भिड़ंत हुई है उसको। फॉर दिस अ फुल इंक्वायरी इज नीडेड, इसके लिए एक फुल इंक्वायरी मतलब पूर्ण जांच इज नीडेड, उसकी जरूरत है। ऑफ द बिल्डअप, नीडेड ऑफ द बिल्डअप। बिल्डअप का मतलब वहां पे सेना इकट्ठी क्यों हुई, बिल्डअप का मतलब है कोई चीज का बढ़ना, कि वहां पे ये लड़ाई क्यों हुई, ये मतलब सैनिक बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ये मामला बढ़ते 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 और क्लैश की तरफ कैसे चला गया, ये क्यों हुआ, इसकी फुल इंक्वायरी नीडेड है। फुल इंक्वायरी सब्जेक्ट है, इज नीडेड यहाँ पे वर्ब है, तो ये पैसिव वॉइस है, इज के साथ थर्ड फॉर्म है। एंड द सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द डेथ्स ऑफ 20 इंडियन सोल्जर्स, और वो परिस्थितियों के बारे में जानकारी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सराउंडिंग द डेथ, सराउंडिंग मतलब जो चारों ओर परिस्थितियां बनी, किसके लिए, जो 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए ऐसी कौन सी स्थितियां बन गई कि 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। बात समझ में आई? रिपीट कर देता हूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, 40 सालों से कुछ समय अधिक भी हो गया है, उसमें पहली बार यहां पे सामने आया कि सैनिक यहां पे शहीद हुए हैं, चाइना के सैनिक मारे गए हैं, और सरकारें जो हैं उनको मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए इस वायलेंट गैल्वन क्लैश को, जो ये हिंसक घटना घटी थी गैल्वन में, उस घटना को 15 जून की जो बात है वहां पे उस घटना को नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए पूरी इंक्वायरी की जरूरत है। इंक्वायरी किस चीज की करो कि ये ऐसा क्या हुआ कि मामला तूल पकड़ते पकड़ते क्लैश तक पहुंच गया। बिल्डअप का मतलब एक माहौल बनते चले जाना, बढ़ते चले जाने को बोलते हैं। और परिस्थितियां जो कि 20 भारतीय सोल्जर्स के शहीद होने के लिए कौन सी परिस्थितियां वहां पे उत्तरदायी थी, उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर, गवर्नमेंट को यहां पे सोचना पड़ेगा, मस्ट कंसीडर जरूर से जरूर ये काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब ये है, तो गवर्नमेंट को यहां पे सोचना पड़ेगा वेदर इट विल कंटिन्यू इट्स कोर्स ऑफ इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स, की क्या इट विल कंटिन्यू, क्या ये जो है मतलब इट सरकार के लिए है, विल कंटिन्यू क्या ये जारी रखेगी इट्स कोर्स ऑफ इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स। कोर्स का मतलब रास्ता, ये है गवर्नमेंट के लिए पजेसिव एडजेक्टिव नाउन दे रखा है। और कौन सा रास्ता अपनाया था सरकार ने इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स का, कि चाइना के खिलाफ कुछ यहाँ पे प्रतिक्रियात्मक या रिएक्शन में कुछ ऐसे मतलब कदम उठाए थे सरकार ने कि आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे कि हम इनके सामान का आयात नहीं करेंगे, हम इनके साथ व्यापारिक लेन देन नहीं रखेंगे, ऐसी जो बातें की थी, क्या वो उसको जारी रखेगी सरकार। तो यहाँ पे सरकार को जरूर से सोचना पड़ेगा कि क्या सरकार अपना जो ये रास्ता था इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स का, काउंटर का मतलब प्रतिक्रिया कह सकते हो, विपरीत दिशा में कह सकते हो, तो जो स्टेप्स यहाँ पे इकोनॉमिक क्षेत्र में चले थे सरकार ने, इकोनॉमिक काउंटर स्टेप्स जो चले थे, क्या उनको जारी रखेगी अगेंस्ट चाइना के खिलाफ, जिसमें शामिल है कि कुछ ऐप्स को बैन किया गया था, 59 ऐप्स को बैन किया गया था ना, तो इंक्लूडिंग का मतलब इसमें शामिल है, द बैनिंग ऑफ ऐप्स का मतलब ऐप्स को बैन करना। अब बैनिंग है वो यहाँ पे नाउन है। अब याद रखना किसी भी वर्ब को नाउन बनाने का तरीका होता है, उसमें आईएनजी लगा दो वो नाउन बन जाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस, भारत ने कुछ निवेश के प्रतिबंध लगाए थे, क्या उसको जारी रखेगा। एंड एन इंपोर्ट स्लो डाउन, और भारत ने आयात में यहाँ पे मंदी का रुख लिया, मतलब आयात कम करेगा भारत। स्लो डाउन का मंदी होता है, गिरना होता है, तो इंपोर्ट स्लो डाउन की बात जो भारत ने की थी कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे चाइना का सामान, क्या उस रुख को जारी रखेगा, ये सरकार को सोचना पड़ेगा, लेखक का कहना है। देयर इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ वेदर हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स सच एज द इनफॉर्मल समिट बिटवीन मिस्टर मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी विल बी रिज्यूम्ड। देयर इज ऑल्सो द क्वेश्चन, अब देखो इज लग गया तो ऑल्सो बाद में है, ठीक है ना, बी का रूप जब लगेगा तो उसके बाद में आएगा। द क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको देखकर इज लग रहा है क्योंकि इन्वर्जन लगेगा, देयर से स्टार्ट है। तो देयर इज ऑल्सो द क्वेश्चन, प्रश्न ये भी है ऑफ वेदर हाई लेवल कॉन्टेक्स्ट की क्या
वेदर का मतलब कि एक प्रश्न जो वाचक वाक्य होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें कंजंक्शन की भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी बनता है कि क्या उच्च स्तरीय जो संपर्क हैं, जैसे कि इनफॉर्मल समिट है, अनौपचारिक बातचीत है, अनौपचारिक मीटिंग है, किस किस के बीच में, मिस्टर मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट जी के बीच में, क्या वो शुरू होगी, रिज्यूम होगी। रिज्यूम का मतलब फिर से स्टार्ट होना, रीस्टार्ट होना। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी बनता है कि क्या उच्च स्तरीय जो संपर्क हैं, उच्च स्तरीय जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे कि अनौपचारिक मीटिंग, समिट का मतलब मीटिंग ही है, पार्ले ही है ना, पार्ले हमने डिस्कस किया था। तो क्या अनौपचारिक मीटिंग जो है मिस्टर मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट जी के बीच में, क्या वो फिर से शुरू होगी। और अगला देखिए, द लीडर्स हैव नॉट कम्युनिकेटेड डायरेक्टली। जो लीडर्स हैं मतलब मोदी जी और जी, उनके देश से उनका लीडर, हमारे देश से हमारा नेता, तो लीडर्स जो हैं उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया है, उन्होंने बातचीत नहीं की है डायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, इस संकट के दौरान, इस संकटकालीन परिस्थितियों में सीधे सीधे इनकी बातचीत नहीं हुई है। एज ए प्रोसेस टू रिस्टोर पीस बिगिंस, एज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के रूप में, किसका प्रोसेस, कि भाई टू रिस्टोर पीस, शांति को बहाल करने का प्रोसेस बिगिंस। अब ये जो प्रोसेस है वो अब शुरू हो चुका है ना, ये शुरुआत इसकी हुई है कि शांति बहाल करनी है। रीस्टोरिंग स्टेटस क्यो एंटे, मतलब ये बताया था पहले वाले स्थिति को बहाल, पहले वाले स्थिति की जैसे ही होना, तो इसको बहाल करना जो है इन बायलैटरल ट्रस्ट, द्विपक्षीय विश्वास में, मे बी मोर डिफिकल्ट, वो बड़ा मुश्किल हो सकता है, ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, मैं संभावना बता रहा है। फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, फोरसीएबल का मतलब कह सकते हो जिसकी आप भविष्यवाणी कर सको, जिस भविष्य को आप देख सको। तो निकट भविष्य में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसे भविष्य में ऐसा संभव नहीं लगता है। ठीक है, तो कह रहा है एज, चूंकि अ प्रोसेस टू रिस्टोर पीस, कि अब जो प्रोसेस है शांति बहाल करने का वो शुरू हो गया है। तो कह रहा है कि स्टेटस क्यो एंटे जो है बायलैटरल ट्रस्ट, दोनों पक्षों में जो विश्वास में एक क्षति हुई है, एक कहें कि विश्वास गिरा है, दोनों देशों का एक दूसरे पर विश्वास गिरा है, उस विश्वास की जो पहले वाली स्थिति थी क्या वो बन पाएगी, रिस्टोर हो पाएगी, ये लगता है कि थोड़ा मुश्किल है आने वाले निकट समय में फोरसीएबल फ्यूचर के लिए। बट इन स्मॉल स्टेप्स ओवर टाइम, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स, ओवर टाइम का मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली, समय के साथ, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं समय के साथ, इंडिया एंड चाइना मस्ट रिटर्न टू अ मोर बैलेंस्ड रिलेशनशिप। इनके साथ साथ भारत, क्या मतलब भारत और चाइना जो है मस्ट रिटर्न, उनको लौटना ही चाहिए टू ए मोर बैलेंस्ड रिलेशनशिप, अधिक संतुलित रिश्तों की ओर। रिलेशनशिप नाउन है, बैलेंस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो अधिक संतुलित रिश्तों की ओर भारत और चाइना को लौटना ही चाहिए, ये कहना चाह रहा है। छोटे छोटे स्टेप्स चलने चाहिए, आगे बढ़ाने चाहिए। अब हम बात करें रिवीजन की, तो इंसॉल्वेंट और इंसॉलेंट दो शब्द हैं, ये थोड़े से कंफ्यूज करते होंगे आपको। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया होता है, तो दिवालिये के लिए एक वर्ड यहाँ पे है बैंकरप्ट, तो एक नंबर का संबंध है सी से। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा जो शब्द है, दूसरा शब्द है टेनेशियस, टेनेशियस का दृढ़ होता है या फिर जिद्दी होता है, तो डॉग्ड इसका होगा आंसर, तो दो का संबंध है बी से। रिबेट का मतलब छूट होता है, कटौती होती है, कमी होती है, तो उसके लिए वर्ड है ई में रिडक्शन, तो 3 नंबर को जोड़ेंगे ई से। फिर 4 नंबर इंसोलेंट का मतलब धृष्ट होता है, दुस्साहसी होता है, दुस्साहसी होता है, तो फिर देखो इंसोलेंट के लिए आप जोड़ेंगे चिकी, तो यहाँ पे 4 नंबर में जोड़ दिया जाएगा ए। और 5 नंबर में पेन्यूरी है, पेन्यूरी का गरीबी होता है, गरीबी के लिए डेस्टिट्यूटनेस है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी, गरीबी, पेन्यूरी। ठीक है, दरिद्रता। फिर आपके पास कुछ सेंटेंसेज हैं हिंदी से इंग्लिश में, अपनी असफलता छिपाने के प्रयास में उसने ऐसा किया, तो उसने ऐसा किया, पहली बात तो ये है, सब्जेक्ट तो ही है, लेकिन अपनी असफलता छिपाने के प्रयास में, भले ही आप ऐसा कर दो कि ही डिड सो, शुरू से स्टार्ट कर दो कि उसने ऐसा किया, या ही सेड सो, कहा है ना, उसने ऐसा कहा, ही सेड सो, किस लिए, प्रयास में, तो इन अ बिड, बिड क्या है, छिपाना, छिपाना है कवर अप, कल ही डिस्कस किया था हमने, अपनी असफलताएं तो हिज फेलियर्स, तो अपनी असफलताएं छिपाने के प्रयास में उन्होंने ऐसा कहा। आप इसको ऐसा भी उल्टा भी कर सकते हो, ही सेड सो से करके बीच में जोड़ सकते हो, या फिर शुरुआत इससे कर दो। इन अ बिड, बिड का मतलब अटेम्प्ट होता है, प्रयास होता है, तो इन अ बिड टू कवर अप हिज फेलियर्स ही सेड सो। फिर है यहाँ पे कह रहा है कि कोविड-19 के कारण पैदा हुए व्यवधान के कारण कक्षा 9 से 12 के सीबीएसई पाठ्यक्रम में इस वर्ष 30% कटौती की गई है। तो यहाँ पे 30% कटौती किसने की है, सीबीएसई पाठ्यक्रम में हुई है, और किस लिए हुई है, क्योंकि व्यवधान पड़ा है कोविड-19 का। तो देखिए ये तो हो गया सब्जेक्ट, सीबीएसई की फुल फॉर्म है ना। सीबीएसई सिलेबस जो है किसके लिए, क्लास 9 to 12th के लिए, इसको रिड्यूस किया गया है सिलेबस। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, वैसे पैसिव वॉइस बना है, तो इसको देखकर हैज़ बीन रिड्यूस, कटौती की गई है, कितने परसेंट तक, 30% तक।
किस साल? इस साल। कारण क्या है? कारण है डिसरप्शन, व्यवधान। व्यवधान किस कारण से हुआ है? कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। तो सीबीएसई के सिलेबस जो है किस क्लास के लिए? 9 से 12 के लिए। उस सिलेबस को किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाना पड़ेगा, तो हैज बीन रिड्यूस्ड। कितने प्रतिशत तक के अर्थ में बाई लगाते हैं? बाय 30% इस साल, दिस ईयर। कारण क्या है? कारण है डिसरप्शन, व्यवधान। व्यवधान किसने पैदा किया है? कोविड-19 पेंडेमिक ने। आगे दे रखा है एक और सेंटेंस देखिए कि लॉकडाउन बढ़ाने से आर्थिक मंदी आएगी। तो आर्थिक मंदी किससे आएगी? लॉकडाउन बढ़ाने से। तो एक्सटेंडिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन बढ़ाना, ये आपका बन गया सब्जेक्ट। ये क्या काम करेगा? ये यहां पे कॉज भी कर सकते हो, लीड टू भी कर सकते हो, रिजल्ट इन भी कर सकते हो। ये आर्थिक मंदी लेकर आएगा, इकोनॉमिक स्लोडाउन लेकर आएगा। तो काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है लॉकडाउन बढ़ाना, तो एक्सटेंडिंग लॉकडाउन। बढ़ाने को एक्सटेंड बोलते हैं, चूंकि आईएनजी लगाना पड़ेगा जब शुरुआत कर रही है। टू एक्सटेंड लॉकडाउन कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो लॉकडाउन बढ़ाने से क्या होगा? विल एंगेज, मतलब आएगा, चूंकि ये फ्यूचर की बात है तो विल कॉज कर दिया इकोनॉमिक स्लोडाउन। आगे देखिए, रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों को बोलते हैं, आम लोगों को बोलते हैं रैंक एंड फाइल। रैंक का मतलब होता है उच्च स्तर, कह सकते हो। रैंक होता है ना किसी भी हायरार्की जिसको बोलते हैं, पदानुक्रम होता है हर एक ऑफिस में। फाइल पता ही है। तो अगर कोई व्यक्ति है और वो रैंक और फाइल के बीच में फंस गया कि भाई आपको इसके पास जाना है, फिर कहे कि नहीं इसी फाइल लेके वहाँ जाओ, फिर कहे ये फाइल लेके वहाँ जाओ, तो ऐसा व्यक्ति कौन करता है? ये आम व्यक्ति ही चक्कर काटता है ऐसे। तो ऐसे याद कर सकते हो। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली। एक आपने वर्ड सुना हो फिटफुल। फिटफुल का मतलब इरेगुलर होता है, तो वैसे याद रखो, फिट्स दे रखा है। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है इरेगुलरली, अनियमित तौर पर या थोड़े थोड़े पीरियड्स में। फिर कह रहा है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो एक तरफ तो है राक्षस, एक तरफ है गहरा सागर। तो एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, दोनों तरफ क्या है? मुश्किलें हैं। तो बिटवीन टू डेंजर्स, दो खतरों के बीच में। बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। जरूर से इस सेशन को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है तो लाइक करें जमकर, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।